हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं, कंसंट्रेशन टर्म केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जब हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ठीक से समझने के लिए और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। अभी तक हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के काफी सारे मेथड पढ़ लिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले और अन्य कंसंट्रेशन टर्म से इसका क्या रिलेशन है ये पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। Mole fraction may be defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all component present in the solution. तो इसे हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट A और B है और कंपोनेंट A का सॉल्यूशन में 1 मोल है। सॉल्यूशन के किसी एक पार्ट में, किसी गिवन पार्ट में कंपोनेंट A का 1 मोल है और कंपोनेंट B का 3 मोल है, तो हमारे टोटल मोल हो गए 4 मोल। तो ए का मोल फ्रैक्शन होगा ए के मोल माने 1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, मतलब टोटल मोल कितना हुआ, ए के 1 मोल प्लस बी के 3 मोल, तो 4 मोल हो गए टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा 1/4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा बी के मोल जो 3 है डिवाइडेड बाई टोटल मोल 4। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन चूंकि वेट के ऊपर बेस्ड होता है इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है इसलिए ये डायमेंशन लेस होता है। इसको हम और समझते हैं। सपोज करो किसी एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ए और बी है और हमको इसके मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला डेराइव करना है। तो कंपोनेंट ए का वेट हो जाएगा डब्ल्यू ए और कंपोनेंट बी का वेट हो जाएगा डब्ल्यू बी, और ए का मॉलिक्यूलर वेट एम ए और बी का मॉलिक्यूलर वेट एम बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले हमको इन कंपोनेंट के मोल निकालना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए किससे हम डिनोट कर सकते हैं, एन ए इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। एन ए के मोल हो जाएंगे, डब्ल्यू ए का मास डिवाइडेड बाई एम ए का मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही अगर हम बी के मोल फाइंड करना चाहें तो बी के मोल क्या हो जाएंगे, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, एन बी इक्वल, सॉरी रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, एन बी इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी का मास है और एम बी का मोलर मास है। टोटल मोल सॉल्यूशन में कितने हो गए ए और बी के, एन ए प्लस एन बी। अब मोल फ्रैक्शन को निकालें हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा ए के मोल एन ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। ठीक इसी तरह से अगर हम बी के मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, बी का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बी के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 आता है। तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल 1। इसको चाहें तो हम इस के जरिए ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1। तो इसकी हेल्प से अगर हमको एक्स बी मालूम है तो हम एक्स ए फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और अगर एक्स ए मालूम है तो हम एक्स बी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स बी इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। अब हम कुछ और जो कंसंट्रेशन टर्म है
उसका मोल फ्रैक्शन से जो रिलेशन है उस रिलेशन को समझेंगे। अगर मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन का रिलेशन निकालना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमको किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी और उसके मोल फ्रैक्शन का रिलेशन निकालना है और वो सॉल्यूशन एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा XA इक्वल m अपॉन 55.5 प्लस m, क्योंकि एक मोलल सॉल्यूशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम वाटर के अंदर कितने मोल होते हैं? 55.5 मोल होते हैं। अगर एक्वस या नॉन एक्वस किसी भी तरह का सॉल्यूशन है और हम उसमें मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रेशियो फाइंड करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। यहां पर XB जो सॉल्वेंट है उसके मोल फ्रैक्शन है, XA जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन है और XB सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अब इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। कुछ अगर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको करनी है और इसके ऊपर वर्कशीट सॉल्व करनी है तो आप मेरी वेबसाइट mychemistryclass.wordpress.com पर जाएं। सबसे पहले आप लोग क्या करें, इन प्रॉब्लम्स को नोट करें। प्रॉब्लम्स को नोट करने के बाद इनको सॉल्व करें। और मैं फिर से एक बार इन प्रॉब्लम्स को दिखा रहा हूं आपको। वीडियो को पॉज करें और इन प्रॉब्लम्स को नोट करें। नोट करने के बाद इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और आपका जो सॉल्यूशन है उसे चेक करें मेरे सॉल्यूशन के साथ। हमारी पहली प्रॉब्लम थी, अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन फॉलोइंग सॉल्यूशन। और उसके लिए मैंने अलग अलग सॉल्यूशन आपको दिए थे। इसमें पहला सॉल्यूशन था कि 2 मोल्स ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 5 kg वाटर। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो लिखा हुआ है इसमें 2 मोल्स ऑफ शुगर, सॉल्यूट शुगर है। और मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें 5 किलोग्राम की जगह आप 2 किलोग्राम कर लीजिए। 2 किलोग्राम या 2000 ग्राम है। सॉल्व करना चाहते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे? 2000 अपॉन 18, तो ये 111.11। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले से ही दिया हुआ है इसके अंदर कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा? सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सॉल्यूट के 2 मोल हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल कैसे हुए? सॉल्यूट के 2 मोल और सॉल्वेंट के 111.11 मोल। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.0177 और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे सॉल्यूट के 1 में से सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को माइनस करके। हमारा अगला जो सॉल्यूशन था प्रॉब्लम नंबर 1 में 10% W2W वेट टू वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। 10% वेट टू वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब होता है कि 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, मैं रिपीट कर रहा हूं। 10% वेट टू वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब है कि 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर हो गया। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में से सॉल्यूट का 10 ग्राम आपने माइनस कर दिया तो बचा हुआ 90 ग्राम वाटर का वेट आ गया। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए 10/40 0.25 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए 90/18 या 5। तो मोल फ्रैक्शन हमने दोनों को निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना आ गया? 1/21 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1 माइनस 1/21 मतलब 20/21। अगला जो सॉल्यूशन था प्रॉब्लम नंबर 1 में 4 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। 4 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब क्या होता है कि 4 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4 है और मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। हमने सबसे पहले क्या किया कि सॉल्वेंट के मोल निकाले, 55.55 आ गया 1000 अपॉन 18 करके। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले से ही हमको पता है वो कितना है, वो 4 है।
तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया, 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 55.55 यानी 4 डिवाइडेड बाई 59.55, ये आ गया 0.067। और सीधी सी बात है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम इसको 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे और जो आ जाएगा हमारा 0.933। अगला सॉल्यूशन था 2.54 ग्राम ऑफ I2 डिजॉल्व इन 400 ml बेंजीन, डेंसिटी ऑफ बेंजीन इज 0.876 ग्राम पर ml। तो इसमें हमको क्लियर हो रहा है कि सॉल्यूट का तो वेट दिया है लेकिन सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे दिया है, लेकिन डेंसिटी दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मास निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट है 2.54, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है 400 ml और उसकी डेंसिटी है 0.876 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन का कितना आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से 350.4 ग्राम आ गया। अब हमारा काम क्या रह गया है, हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लें और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लें, जो हमारे रिस्पेक्टिवली 0.01 और 4.49 आ गया। मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.0022 और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम 1 में से माइनस करके फाइंड कर लेते हैं। लास्ट सॉल्यूशन था प्रॉब्लम फर्स्ट में, द स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन इज 5.85 ग्राम पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है कि 5.85 ग्राम सॉल्यूट है NaCl 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, तो मास ऑफ सॉल्यूट 5.85 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, दोनों की मोल निकाल लिए, सॉल्यूट का 0.1 और सॉल्वेंट का 55.55 आ गए। अब मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दें तो हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 0.0018 और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 0.9982 आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम नंबर सेकंड थी, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 4.44 molar and has a density of 1.121 gram per ml. Calculate the mole fraction of HNO3 and water in this solution. तो इस प्रॉब्लम में 4.44 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो 4.44 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 4.44 मोल्स ऑफ HNO3 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ HNO3 तो दिए हुए हैं 4.44, लेकिन हमको वाटर के मोल निकालने पड़ेंगे। वाटर के मोल कैसे निकलेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, सॉल्यूट के मास निकाल लें। सॉल्यूट का मास हमको क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे तब हमको सॉल्वेंट का मास मिलेगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml दिया है और डेंसिटी 1.21 ग्राम पर ml दी है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1.121 इंटू 1000, तो 1121 ग्राम आ गया। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, सॉल्यूट का मास हम पहले ही निकाल चुके हैं। सॉल्यूशन के मास में से हम सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास हमको मिल जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट माने वाटर के कितने आ गए, 841.28 डिवाइडेड बाई 18, तो 46.74 आ गया। अब हमको दोनों चीजें मिल गई हैं, क्या है, सॉल्यूट के मोल मिल गए हैं, सॉल्वेंट के मोल मिल गए हैं। जब इन दोनों के अगर हमको मोल मिल गए हैं तो मोल फ्रैक्शन निकालना अब कोई हार्ड टास्क नहीं रह जाता है। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 4.44 डिवाइडेड बाई 51.18, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.087 और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम 1 में से माइनस करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.913। तो इस तरह से हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर लिया। तो अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। प्रॉब्लम नंबर 3 है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक डेटा दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है वो 0.85 है। इसके हेल्प से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.85। 1 में से अगर हम
माइनस कर देंगे तो वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.15। अब हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं जो मैंने थ्योरी में आपको दिया हुआ है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें तो मोललिटी आ जाएगी सॉल्यूशन की 9.8। तो सॉल्यूशन की मोललिटी है 9.8 मोलर। फोर्थ प्रॉब्लम है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 35% weight to volume. The density of solution is 1.3 gram per ml. Compute the mole fraction of H2SO4 in this solution. अब इसमें हम देखें कि हमको जो डेटा दिया हुआ है वो 35% वेट टू वॉल्यूम है, मीन्स 35 ग्राम H2SO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट है 35 ग्राम, ये तो क्लियर है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है लेकिन डेंसिटी दी हुई है 1.3 ग्राम पर ml, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल 1.3 इंटू 100 इक्वल 130 ग्राम। अब सॉल्यूशन के मास में से अगर हम सॉल्यूट के मास को माइनस कर दें तो हमारा सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो 130 माइनस 35 95 आ गया। अब हमारे पास क्या क्या डेटा मिल गया? हमको सॉल्यूट का वेट मिल गया है 35 ग्राम, सॉल्यूट का वेट 35 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट 95 ग्राम है। ये दोनों की हेल्प से हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 5/95 0.051 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 95/18 5.278। अब जब दोनों के मोल आ गए तो मोल फ्रैक्शन निकालने में अब कुछ नहीं रह गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 0.0096। तो आपने ये मोल फ्रैक्शन पढ़ा और इससे रिलेटेड वर्कशीट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।